नमस्कार, आपका बात 25ई में स्वागत है। तो बात 25ई में यही जो भारतीय उड्डयन क्षेत्र में जो सबसे बड़ा एक धक्का लगा है, उभरते हुए उड्डयन क्षेत्र को किस तरह का एक सेटबैक लगा है और उस सेटबैक के की टाइमिंग भी कई मामलों में महत्वपूर्ण हो जाती है। तो ये जो इंडिगो का महान मैनेजमेंट था, जिसने 2006 में एक प्लेन किराए पे लेके ये सेवा शुरू की थी, वो आज एक स्थिति में पहुंच गया 2025 में कि उसके पास 64% शेयर है। तो ये 64% शेयर एक देश के उड्डयन क्षेत्र के लिए क्या सही था? इसे होने क्यों दिया गया? अब यहाँ पे जो बड़े बड़े धुरंधर विशेषज्ञ हैं, जिनका मुख्य काम ये है कि भाई सरकार पे हमला करना, तो सरकार का अंग जो है वो ब्यूरोक्रेसी भी है। हर चीज़ जो है वो क्या कहते हैं, मोदी जी नहीं करेंगे, लेकिन क्योंकि आपदा में अवसर उनको तलाशने हैं, तो वो नेहरू जी का भी नाम ले आए और फिर बाद के अंदर कि इसको क्यों होने दिया। तो ये एक सरकार की एक विफलता है, ये एक सिस्टम की विफलता है। वही सिस्टम है जो पिछले 75 साल में आज़ादी के उपरांत 72 साल में स्थापित हुआ है। उसमें एक ब्यूरोक्रेसी है, वो ब्यूरोक्रेसी बहुत ही शक्तिशाली है। उसके अंदर ये माना जाता है कि उस क्षेत्र के एक्सपर्ट बैठे हुए हैं। तो अब रेगुलेटर की बात कर लेते हैं। वैसे अगर हम डीजीसीए की बात करेंगे, तो उनकी जो गुणवत्ता है, उनका जो काम करने का तरीका है, उनकी जो एक्सपर्टीज है, उनका जो बैकग्राउंड है और उन्होंने कैसे कैसे कारनामे किए हैं, ये दूसरे क्षेत्र में जो महान बाबू लोग बैठे हुए हैं उनसे विपरीत हैं क्या? सड़कों पे दुर्घटनाएं होती चली जा रही हैं, तो इसका दोष सिर्फ जो है वो गडकरी जी पे धर दो, भाई वो तो सड़कों का जाल बिछा रहे हैं, अब खुद तो सड़क बैठ करके चेक नहीं करेंगे। तो ये बहुत सारी बातें हैं जो कि हर क्षेत्र के जो है वो नेशनल हाईवे कमीशन के महान इंजीनियरों को करना चाहिए, जो दुनिया भर में घूम के आते हैं, लेकिन वो वहाँ से कोई शिक्षा लेकर नहीं आते। और दूसरी जो हम सरकारी तंत्र की बात करते हैं, तो उसमें कुछ ऐसे काले सत्य हैं जो कि जानते सब हैं, लेकिन उस पर टिप्पणी कर नहीं सकता, क्योंकि टिप्पणी करने से तो वो आदमी पापी घोषित हो जाता है। अब किस क्षेत्र की बात कर रहे हैं, किस दबाव की बात कर रहे हैं, उसमें बहुत सारे लोग समझ गए होंगे, कुछ नहीं समझेंगे, तो हो सकता है वो आगे समझ जाएं। यानी कि हमारी ब्यूरोक्रेसी का एक बहुत बड़ा हिस्सा हर क्षेत्र में, चाहे वो कला संस्थान चला रहे हों, चाहे वो सड़कों का जो है वो निर्माण कर रहे हों, चाहे वो शहरों का नियोजन कर रहे हों, चाहे वो सफाई का नियोजन कर रहे हों, या फिर इंडिगो एयरलाइंस जैसी बहुत ही शक्तिशाली जो है वो क्या कहते हैं, डीप पॉकेट वाली अमीर जादी एक संस्था को, जो पिछले 19 साल में खड़ी हुई है, और उसको सारे के सारे तंत्र को मिठाई खिलाने के लिए पर्याप्त उनके पास क्षमता है। और मिठाई कहाँ नहीं खाई जाती है, पंचायत लेवल से लेकर के डीजीसीए तक मिठाई खाई ही जाती है। और बहुत सारे जो लोग हैं वो बता सकते हैं कि जब 2-4 हज़ार रुपये की भी मिठाई खा ली जाती है, 500 रुपये की मिठाई ट्रैफिक पे खा ली जाती है, तो फिर ये इतनी बड़ी जो संस्था है, उसमें कितनी बड़ी, कितने प्रकार की, कितनी स्वादिष्ट, कितनी रंग बिरंगी, कितनी नशीली दवाइयाँ नहीं, मिठाइयाँ कई लोगों के लिए दवा होती हैं। वो मिठाई खाते खाते फिर दवा खाने लगते हैं, वो एक अलग बात है। तो एक पूरा तंत्र जो है, जो प्रशासनिक तंत्र है, जो कि बताते हैं कि दुनिया में सबसे कठिन परीक्षा पास करके ये हमारे ब्यूरोक्रेट निकलते हैं। दुनिया में इससे बड़ा कोई वो नहीं है।
एक अमेरिका में रहे भारतीय मित्र बता रहे थे, जो कि पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में काम करते थे और उसके बाद के अंदर फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में भी काम करने चले गए। फिर वो किन्हीं परिस्थितियों में फिर इंग्लैंड अमेरिका पहुंच गए और अमेरिका में भारत के एसबीआई में काम करने वाले बड़े अफसर और जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में बड़े अफसर, जो कि बहुत ही कठिन परीक्षाएं पास करके वहाँ पहुँचे थे, आज भी पहुँचाते हैं ना भाई। सरकारी तंत्र में घुसना कोई आसान काम थोड़ी है कॉमरेड। और इसमें फिर कई सारे गेट लगा दिए हैं, कई सारे रिस्ट्रिक्शन लगा दिए हैं। तो चलिए उसकी तो बात छोड़ दीजिए। तो वो वहाँ पर जो थे वो फेडरल रिजर्व बैंक में उन्होंने काम कर लिया। तो मैंने कहा भाई साहब आपने ये कमाल कैसे कर लिया? तो उनका एक सीधा सा उत्तर तो उन्होंने अंग्रेजी में दिया, लेकिन उसका मुख्य निचोड़ ये था कि भाई ये अमेरिका है, दे फाइंड एंड यूज द टैलेंट। उन्होंने कहा कि मैं तो मैकडॉनल्ड्स के एक आउटलेट पे अकाउंटेंसी का और थोड़ा मैनेजमेंट का काम कर रहा था और फेडरल रिजर्व बैंक के अफसर वहाँ लोग खाना खाने आते थे। तो एक जूनियर क्लर्क ने मेरे से पूछा कि आप कहाँ से हैं? तो मैंने कहा मैं इंडिया से हूँ। तो उन्होंने कहा आप इंडिया में क्या करते थे? तब उन्होंने कहा कि मैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में काम करती हूँ। तो उस लड़की का मुंह खुला का खुला रह गया कि आप इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में काम करते थे, कितने साल काम किया? उन्होंने बताया। ये मैं छोटा सा उदाहरण इसलिए बता रहा हूँ कि टैलेंट को ढूंढने के अमेरिका की जितनी महारत हासिल है, जिसको मेल्टिंग पॉट ऑफ द वर्ल्ड टैलेंट क्या चाहता है। आजकल कई समस्याओं में ट्रम्प साहब के कारण घूम रहे हैं, तो बड़े बड़े देशों में, बड़े बड़े शहरों में ऐसा होता रहता है। लेकिन जिस बात को हम कनेक्ट यहाँ करेंगे, क्यों उन्होंने बताया कि मुझे तो उसने कहा कि वी मे माइट नीड योर सर्विसेज। तो उन्होंने कहा व्हाट वेयर डू यू वर्क? उन्होंने कहा फेडरल बैंक, रिजर्व बैंक, फेडरल बैंक ऑफ रिजर्व ऐसा कुछ नाम है। मतलब वहाँ का बहुत सारे बैंक हैं, उनमें से एक ब्रांच था वो फेडरल रिजर्व बैंक, जो कि सारे व्यापार की और उसकी जो गुणवत्ता की और नियम कायदों की इस तरह की पड़ताल करता है, जैसा कि आरबीआई करता है। थोड़ा सा फर्क है दोनों के काम काज में। तो उन्होंने कहा ये मेरा नंबर है, मैं आपके पास में एक फ़ोन आएगा और आप मुझे फ़ोन कर दीजिए कल और रिज्यूम अपना तैयार कर दीजिए, मुझे ईमेल कर दीजिए, फिर देखते हैं क्या होता है। तो भाई साहब वो कुछ ही महीने में, कुछ ही दिनों में उनके पास में इंटरव्यू लेटर आ गया और उनको बुलाया गया। तो फिर जिस इंटरव्यू लेने वाला कोई आदमी था, उसने कहा कि सर आपकी तो जेंटलमैन यू हैव मच मोर क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस फ्रॉम दिस पोजीशन, सो यू आर सूटेबल फॉर हायर पोजीशन। तो इन्होंने सोचा कि मेरा तो काम होगा नहीं। तो उन्होंने कहा लेट मी टॉक टू सर्टेन पीपल वी विल गेट बैक टू यू। तो थोड़े दिनों में उनको हायर पोजीशन पर, क्या भारत के किसी भी पब्लिक सेक्टर में ऐसा हो सकता है कामरेड? नहीं हो सकता, क्योंकि ये सब सत्ता ताकत की जगह है, सेवा करने की जगह नहीं है। तो हम टैलेंट को वेस्ट करते हैं और बहुत सारे नेता तो कहते हैं कि टैलेंट बेकार चीज़ है, मेरिट कुछ होता ही नहीं, सब कुछ जाति होती है। तो इससे बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो खैर ये तो अमेरिका और भारत के जो बड़े बड़े संस्थान हैं उसमें रिक्रूटमेंट किस लेवल पे होता है। अमेरिका में वो टैलेंट आपके टैलेंट के कारण हो रहा है और उनको ज़रूरत है टैलेंट की, वो चाहे दुनिया में कहीं से भी आए। लेकिन हमारे यहाँ तो बड़े, हमारे यहाँ नए ठाकुर, नए राजा क्रिएट किए जा रहे हैं इस प्रजातांत्रिक देश में, कि फिर वो पूरे जीवन जो है ना वहाँ पे जो है काम करेंगे। और वैसे पैरेटो प्रिंसिपल है कि 80-20, तो थोड़ा सा बढ़ा लीजिए 60-40, यानी कि 40% लोग तो कोई काम करते ही नहीं हैं सरकारी तंत्र में। अगर वो नाबिर हैं तो कोई काम नहीं रहेगा, लेकिन सब फिर झंझट हो जाएगा, फिर वोट नहीं मिलेंगे, फिर सरकारें बदल जाएंगी, फिर दबाव हो जाएगा, फिर कर्मचारी यूनियन कुछ कर देगी, कोर्ट में चली जाएगी, पुराने नियम आए, कायदे हैं। तो खैर इस मीमांसा के बाद में जिसने काफ़ी समय ले लिया, अब मुख्य बात पे हमने मुख्य बात ये स्थापित करने का प्रयास किया है, छोटा सा, उसमें हो सकता है कोई गलती भी रह गई हो, कि भारत का जो ये सरकारी तंत्र है, जो सरकारी तंत्र इंडिगो जैसी महान अमीर डायनामिक कंपनी को जो है वो राहुल भाटिया और
राकेश गंगवार। तो राकेश गंगवार साहब का इसमें, ये दोनों ही इंजीनियर्स हैं, दोनों दोस्त थे। दोनों, राकेश गंगवार जो अंतर्राष्ट्रीय उड्डयन क्षेत्र में काम कर चुके थे और उनकी एक विशेषज्ञता थी, तो दोनों ने मिलाकर के एक विमान को किराए पे लेके 2006 में, और 19 साल में भाई साहब वारे के किनारे हो गए। लेकिन ये 64% का तो ये डीजीसीए कर क्या रहा था, और एक तरह से देखे तो मंत्रालय भी क्या कर रहा था। मंत्रालय का मतलब क्या है कि मंत्रालय का मतलब कोई मंत्री थोड़ी होता है। हम किसी को बचाने की कोशिश नहीं कर रहे। ये सिस्टमैटिक फेलियर है जो कि भारत के सिस्टम में बिल्ट इन है कि एक बढ़ते हुए एविएशन क्षेत्र को एक कंपनी ने इतना बड़ा गच्चा दे दिया, भारत के पूरे क्षेत्र की बदनामी कर दी। क्या वो इसको अवॉइड नहीं कर सकते थे? क्या उनको पहले से मालूम नहीं था? 18 महीने पहले से उनको बता दिया गया था कि आपको 36 घंटे की रेस्ट की जगह आपको 48 घंटे का पायलट्स को और क्रू को रेस्ट देना है। और ये लोग मजबूरी करके, लोगों को गुलाम बना करके जो है प्रॉफिट बना रहे थे। इंडिगो दुनिया में सबसे अधिक प्रॉफिटेबल कंपनी है, लेकिन वो प्रॉफिट ये चोरी करके, बदमाशी करके, नियमों को तोड़ के बना रहे थे और खुलेआम कर रहे थे। तो डीजीसीए कर क्या रहा था? मतलब सिर्फ चिट्ठी लिख देने से काम हो जाता है क्या भाई? सरकारी में छोटा मोटा तो हमने भी कई बार डील किया और मित्रों सुनते रहते हैं कैसे कैसे कारनामे होते हैं। कोई भी समस्या हो, मिठाई से काम चल जाएगा। बड़ी समस्या हो, बड़ी मिठाई लगेगी। पहले एक जासूस उपन्यास आया करता था, उसमें कहते जितना बड़ा जूता होता उतनी पॉलिश लगती है। मेजर रंजीत या ऐसा कुछ था। तो जितना बड़ा जूता बनता चला गया इंडिगो का, उसने उतनी ही पॉलिश करी सरकारी अफसरों की, और छूट पर छूट लेते चले गए। अरे भाई, एक चिट्ठी पास कर दी, आपने नियम बता दिया, वो नियम को कंप्लाई कर रहे हैं, कर नहीं कर रहे हैं, डे टू डे बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, आपका कोई कंट्रोल नहीं है। आप सिर्फ एक चिट्ठी फेंक देते हो। अधिकतर यही होता है। अधिकतर तो सरकारी जवान जो चिट्ठी का उत्तर ही नहीं देते, आरटीआई के उत्तर देने में दुनिया भर के घपले लगाते हैं। तो ये सिस्टमैटिक फेलियर है। एक उभरता है हिंदुस्तान को, जो उभर रहा है बिल्कुल, लेकिन इस सिस्टमैटिक फेलियर के बीच में से कैसे ही करके उभर रहा है। तो ये जो है वो इंडिगो बड़ी होती चली गई, ज़्यादा पॉलिश लगाती चली गई, कि इन्होंने ध्यान ही नहीं रखा कि ये अल्टीमेटली इम्बैलेंस हो जाएगा। 2019 के आसपास में इसकी शेयर का मार्केट शेयर 50% हो चुका था, और ये तो प्लानिंग बना रहे थे कि हम दुनिया का 40%। तो कितनी बारी बातें बताई जा रही होंगी। और क्योंकि ये धुरंधर तरीके से काम कर रहे थे और इनके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बड़े बड़े नाम हैं, बड़े बड़े नाम हैं, कुछ सरकार में रहे हुए भी बहुत ही बड़े बात है। अमित कौन क्या कर रहे थे वो, और भी बहुत सारे नाम है, दसियों, जिनके पास दुनिया भर का एक्सपीरियंस है। लेकिन जिस कंपनी में ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, उनकी जिम्मेदारी होती है कि ये कंप्लायंस का मैटर जो है कंपनी सॉल्व कर रही है कि नहीं कर रही है, डे टू डे बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे। लेकिन ये विमान खरीदे जा रहे हैं, डीजीसी को पता नहीं है। उसके हिसाब से क्रू और पायलट का इंतजाम कर रहे हैं, उसको पता नहीं है। और फिर एकदम से पायलट हैं साहब, उनके पास भी जो नियम कायदे हैं कि वो अब 48 घंटे का रेस्ट लेंगे, तभी उनका जो है वो लाइसेंस जो अगर, क्योंकि लाइसेंस का ब्रीच करना सिर्फ कंपनी नहीं, पायलट खुद की जिम्मेदारी है, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट जो है वो एंटिटी है और उसको एक लाइसेंस मिला हुआ है। तो लाइसेंस की शर्तों में ये भी है। तो पायलट ने मना कर दिया। फिर इन्होंने, इसमें टर्की का भी एक कनेक्शन है, वो जिसमें पहले बताया गया था कि ये कनेक्शन आप ख़त्म कर दीजिए, लेकिन इन्होंने नहीं किया। डीजीसीए क्या कर रहा था? डीजीसीए के मोटे मोटे अफसर क्या कर रहे थे? मतलब हम तो यही मानेंगे ना कि भाई जनरल जैसा भी सरकारी तंत्र चलता है, मिठाई खा रहे थे भाई। सरकार में घुसने का सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण जो आकर्षण है वो मिठाइयाँ ही तो है, और क्या है। और फिर अनब्रिडल्ड पावर, क्योंकि आप पे कोई कंट्रोल तो है नहीं। पॉलिटिशियंस आर नॉट द डोमेन एक्सपर्ट्स। कुछ को छोड़ दीजिए, हमारे देश में परिपाटी नहीं है कि डोमेन एक्सपर्ट को राजनीति में लाया जाए।
किस तरह के लोगों का राजनीति में जाता है, ये अक्रॉस द पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम है, वो हम सब जानते हैं। तो ये बड़े बड़े जो ब्यूरोक्रेट हैं ये सब मंत्रियों को बुद्धू बना देते हैं। हाँ, मोदी जी ने थोड़ा कंट्रोल किया हुआ है, उसके कारण रोष भी है, और पुराने तंत्र के बड़े बड़े अफसर बैठे हुए हैं। तो खैर वो एक अलग विषय है। तो यहाँ ये है कि ये लेकिन जब इनको पता था ये होने वाला है, ये डेट हमारे पास आ चुकी है, नवंबर समाप्त हो गया है, दिसंबर में इसके लिए इन्होंने तैयारी क्यों नहीं की? दूसरी बात है, फ्लाइट कैंसिल हो रही हैं तो जो यात्री है उनको सूचना क्यों नहीं दी, क्यों उनको वहाँ पे भीड़ लगाने दी गई? ये सब एक डेलिब्रेट है। ये सरकार को बताना चाहते थे, झुकाना चाहते थे, देखो हमारे साथ ज़्यादा आप रगड़ाई कानून फानून चलाओगे ना तो हम देश के पूरे क्षेत्र को बदनाम करके रख देंगे, फिर देते रहना जवाब, फिर लेते रहना वोट, वी आर पावरफुल। 60% जो है मार्केट शेयर है भाई साहब, और मिठाइयाँ कितनी खिलाई हैं वो भी याद कर लो जरा, आगे भी और खिलाएंगे, क्योंकि हम तो दुनिया का 40% लेने जा रहे हैं। हम माला माल होंगे, आपको भी कर देंगे। तो ये, लेकिन ये होने क्यों दिया? ये बेसिकली डीजीसीए की ओवरसाइट नहीं थी, इन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर सारे निकम्मे पाए गए, इन सब की डायरेक्टरशिप जो है वो बिल्कुल कैंसिल होनी चाहिए। ये दूसरी कंपनी है जहाँ पे डायरेक्टर है वहाँ से भी इनकी कैंसिल होनी चाहिए, मजाक बना रखा है। बड़े बड़े नाम लेके सेलिब्रिटी डायरेक्टर बैठे हुए कंपनियों में, करते के दो धेले का काम नहीं करते हैं, सिटिंग फीस लेकर के घर चले जाते हैं। और हम डायरेक्टर इन दिस, आई एम डायरेक्टर इन, यू नो आई एम डायरेक्टर इन 10 कंपनीज, they combinedly total $10 trillion of बिजनेस। इस हिंदुस्तान की ये एक बढ़ते हुए हिंदुस्तान को रोकने के लिए जो दुनिया भर के रोड़े लगे हुए हैं, उसके अंदर ये जो सिस्टमैटिक फेलियर है, जिसमें बहुत सारे जो है वो चोर व्यापारी हैं। सारे व्यापारी चोर नहीं होते, हमारे समाजवादी साथी तो यही लिखते रहते हैं, उनकी तो ये बाय लाइन है कि सारे तो चोर हैं। यहाँ पे समाजवाद का भी रोल है, क्योंकि ये जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं ये समाजवादियों के अंतर में ही तो बनी हुई हैं। ठीक है, रेगुलेटरी एजेंसी सारी दुनिया में होती हैं, यहाँ भी होती हैं, लेकिन यहाँ इतनी निकम्मी क्यों है? दवाइयों की गुणवत्ता से लेकर, खाने की गुणवत्ता से लेकर, सड़क की गुणवत्ता से लेकर के एयरलाइन की गुणवत्ता तक इनका कंट्रोल नहीं है। What the hell they have been doing, getting fat salaries and so much respect in the society and government? खैर, ये बड़ी बीमारियां हैं, इन बीमारियों के कई कारण हैं, और हम आशा करते हैं कि कारण ठीक तो होंगे, क्योंकि अब ये एक्सपोजर आ गया है। तो अब इसको कहते हैं कि 10% तो इसके फ्लाइट रिडक्शन हो गया है। अब टाटा साहब को बिल्कुल आना चाहिए, दूसरी ओर को उनको 20-25% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इतने बड़ा बड़ा हाथी जो है वो कभी न करे गिरेगा, और वो ब्लैकमेल करने की कोशिश करेगा, जो कि यहाँ हो रहा है। अगर ये इक्विटेबल होता 20-25% में 4-5 एयरलाइन चलती, या थोड़ा सा ऊपर नीचे भी होता 5-6 एयरलाइन चलती है, डुओपोली नहीं होती। डुओपोली, और भारत में सबसे बड़ी बात यह है कि कॉस्ट का ऑपरेशन 5,000-10,000 रुपये की टिकट अगर होती है तो 5,000 तो सरकार को और फ्यूल चार्जेज को और पार्किंग चार्जेज को चला जाता है। ये दुनिया में सबसे अधिक है। यहाँ पे एविएशन फ्लूड पे इतना सारा टैक्स लगा रखा है, अगर वो टैक्स ना हो, उसको रैशनलाइज कर दिया जाए, तो ये कंपनियां इतनी बड़ी बदमाशी नहीं करेंगी। ये बदमाशी करेंगे इसके लिए कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, लेकिन इस क्षेत्र में इस बीमारी का एक मुख्य कारण भी ये है कि भारत के अंदर एविएशन फ्यूल और पार्किंग चार्जेज दुनिया के कंपैरिजन में है बहुत ज़्यादा है। दूसरी बात यह है कि रख रखाव करने के लिए भारत में पूरी तरह से नहीं है, बाहर भेजना पड़ता है। प्लेन हमको बाहर से खरीदने पड़ते हैं, तो ये प्लेन भारत में क्यों नहीं? अब मरम्मत अब शुरू हुए सब बनने, पहले क्यों नहीं हुए? अगर 20 साल पहले ऐसे हो जाते, लेकिन उस समय तो ये करना ही नहीं था ना। बाहर से आएंगे सब सामान, उसमें मिठाई मिलेगी, अब किन को मिलेगी किन को नहीं मिलेगी ये तो हम सब जानते हैं। तो हमारी आशा है कि बातचीत जो कि इंडिया की अवॉइडेबल क्राइसिस, इस समस्या को वो पहले से रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने कई अनुचित दबाव डालने के लिए, सरकार पे दबाव डालने के लिए, बिजनेस में अपनी ताकत दिखाने के लिए मूर्खतापूर्ण, पूरी तरह से मूर्खतापूर्ण अनप्रोफेशनल ये इनका एटीट्यूड है, और इनकी सज़ा मिलनी चाहिए। इनका 10% नहीं है, इनका 50% जो है ना शेयर कट हो जाना चाहिए धीरे धीरे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम।
so that other parties can come in, and this kind of a nonsensical situation never happens again in the history of aviation, Indian aviation, which has a very very bright future because of the increasing airport, increasing air travel. लेकिन इन्होंने बाह मरोड़ने की कोशिश की है। अब ये खुद उस जो है वो उसकी सज़ा भुगतेंगे, और इनको बिल्कुल भुगतनी चाहिए, बड़े बड़े इन पर फाइन लगने चाहिए। लेकिन साथ में सिर्फ इन पे फाइन लगाने पे नहीं होगा, ये जितने भी ढपोल संघ बैठे हैं सरकारी संस्था में जिनका रेगुलेशन का काम है, उन पे भी तो कार्रवाई होनी चाहिए। वो क्या कर रहे थे? मिठाई खा के मस्त पड़े हुए थे। अधिकतर सरकारी में यही होता है, यही सुनते हैं। ये कैसे अलग होंगे? अगर ये कंट्रोल करते, प्रोएक्टिव रहते, ये समस्या नहीं होती, उसको बीच में से उनकी गर्दन पकड़ लेते, क्या कर रहे हो मिस्टर, ये वैसे चिट्ठी भेज देते। फिर वो आ जाता है कि साहब मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए ना, देखो यूँ हो जाएगा, मैं हो जाएगा, तो थोड़ी क्या करें शर्मा जी, ये तो 5 दिन का मांग रहे हैं। अच्छा वैसे करते हैं 3 दिन का दे देते, लो दे दिया। तो इस तरह से हमारे ब्यूरोक्रेसी होती है। इसमें ब्यूरोक्रेसी का पूरा फेलियर है। इनका तो है ही, ये तो बदमाश है, ये तो प्रूव हो चुका है। तो इनकी बदमाशी की अच्छी सज़ा मिलेगी, हम तो यही मानते हैं। लेकिन ये एक सिस्टमैटिक फेलियर है जो कि बिल्ट इन है भारत की व्यवस्था में, गवर्नेंस में, बिजनेस में। तो हमें आशा है कि बातचीत आपको पसंद आई होगी। तो आप चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करें, लिंक अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। हम आपसे फिर मिलेंगे बात 25 की अगली बात में। धन्यवाद, नमस्कार।